हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। अब सॉल्यूशन का हमारा आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका आपको, ठीक है। तो वहाँ पर जाके आप क्लिक करके लेक्चर नंबर 2 देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कम से कम एटलीस्ट 3 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें ज्ञान बांटना चाहिए और ज्ञान बांटने से ही क्या होता है, बढ़ता है। यानी अच्छी चीज़ें तो हम मेनली जब सबके साथ शेयर करनी चाहिए ना, तो वही वाली बात हो जाती है। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर का आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो वो पहले आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो हमने 5वां होगा ये मोल फ्रैक्शन हमारा। हम 4 चीज़ पढ़ चुके हैं, ठीक है। 4 चीज़ हम पढ़ चुके हैं। क्या? मास परसेंटेज पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ चुके हैं और मास वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ चुके हैं, पार्ट्स पर मिलियन हम पढ़ चुके हैं। ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। तो अब लेक्चर नंबर हम 3 में क्या पढ़ने वाले हैं, ये भी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसमें हम ना कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की इसलिए बात करते हैं क्योंकि इसमें हम सॉल्यूशन का क्या कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के हिसाब से उसके बारे में हम मेनली बात करते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर देखा जाए यहाँ पे हम तो एक आज पढ़ने वाले मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन के बाद हम पढ़ेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी के बारे में। और इस चीज़ को हम बाकायदा क्लास 11th का जो हमने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ा था ना, उस वाले में भी हमने डिस्कस कर रखा है, वो भी अच्छे से डिटेल में। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट वाले का जो क्लास 11th में हमने किया था। एटलीस्ट वो 1.5 घंटे के करीब का लेक्चर है, पूरा मोल कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझा रखा है। तो वो भी ज़रूर देखें और ये भी ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि ज्ञान जितना आप पढ़ोगे उतना आप में आएगा, उतना ही ज़्यादा आप दे सकोगे और अच्छा कर सकोगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मोल फ्रैक्शन अगर देखा जाए ना, क्लास 11th के हिसाब से हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन क्या क्लास 12th के हिसाब से या बोर्ड एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है? तो हाँ, होता है हमारे पास, ठीक है। इतना नहीं, लेकिन होता है। तो इसलिए हम इसमें 1 स्टार मार्क तो एटलीस्ट ज़रूर लगाएंगे। इसमें हम 1 स्टार मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट होता है वहाँ पे स्टार मार्क लगाते हैं। आपको पता ही है, मैं तो जनरली ऐसे ही पढ़ाता हूँ ना, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन हम क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन होता है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स जिसके कंपोनेंट हमारे पास, यानी कि अगर मेनली अगर बात की जाए, यानी कि सॉल्यूशन और सॉल्व में हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करते हैं। जनरली हम इसको 1 ले लेते हैं, ए मान लेते हैं, और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं। अब ये यूनिट लेस होता है। सबसे पहले ये चीज़ भी याद रखना, यानी कि हमारे पास इट इज़ डिफाइन एज अ नंबर ऑफ, यानी वो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास होते हैं, जो कि कोई कंपोनेंट हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स में हमारे पास कितने कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, यानी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हैं हमारे पास, डिपेंड वो भी करता है हमारे पास, ठीक। तो मेनली हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है हमारे पास कि यहाँ पे ऐसे बात क्यों किया गया। तो हम देखो, अब सॉल्यूशन है हमारे पास। अब सॉल्यूशन में आप एक चीज़ तो जानते हैं, अब सॉल्वेंट जो होता है हमारे पास मोर अमाउंट में रहता है और सॉल्यूट जो होता है हमारे पास लेस अमाउंट में रहता है। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि हम बताते हैं। अरे आपको एक मिनट, मार्कर मेरा उछल के भाग गया, जरा उसको पकड़ के लेके आते हैं। ठीक है, मिल गया। सॉरी। तो अब मेनली यहाँ पे बात करते हैं। अब देखो, हमने सॉल्वेंट को ए माना है, सॉल्यूट को बी माना है। तो लेट, हम मान के चलते हैं, लेट नंबर, ठीक है, ऑफ मोल्स, हम इसको नंबर ऑफ मोल्स को n मान के चलते हैं। हम Na और Nb मान के चलते हैं, ओके। हमारे पास ये हो गया। पहले हम क्योंकि मानते हैं, हमारे पास क्या होता है कि नंबर, एक मिनट जगह स्पेस थोड़ा कम लिया, रेड से दिखाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का हम जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, मेनली आप क्लास 9th में भी पढ़े हो, ठीक है। तो मेनली आप क्लास 9th में भी पढ़े हो कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता क्या हमारे पास। तो हमारे पास नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास, ठीक है। हमारे पास गिवन मास अपॉन में क्या होता है, मोलर मास,
ओके, मोलर मास होता है, गिवन मास अपन में मोलर मास होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें हमारे पास, वही यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसको इक्वल टू करके लिखते हैं, इक्वल टू Na प्लस Nb होता है हमारे पास। ओके, ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। वही मोल, अभी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, अब हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन को मेनली काय से, इसको मेनली चाय भी पढ़ लेते हैं, CHI चाय, वो पीने वाला चाय नहीं है, ये काय पढ़ते हैं, CHI काय पढ़ते हैं, KI भी बोल सकते हो, अब इसको चाहो तो KI भी कह सकते हो, काय, ठीक है, CHI स्पेलिंग मेनली प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन, स्पेस कम पड़ जाए क्या पता है, अब कोशिश तो कर रहे हैं बोर्ड को थोड़ा बड़ा करने के लिए, आप लोग ही नहीं हेल्प कर रहे हो, कैसे करें बड़ा। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हमारे पास काय से डिनोट करता है, काय A और काय B होता है मेनली, ठीक है, काय A काय B है। अब हम काय A काय B मेरे पास है क्या, सबसे पहले काय A काय B है मेरे पास क्या, तो काय A हम लिखते हैं कि काय, यहाँ लिखना चाहिए ना, हाँ ठीक है, काय A इक्वल टू हमारे पास, अब देखो हमारे पास गिवन मास कितना दे रखा, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं मेनली, अगर हम मेनली बात करें Na के बारे में तो Na लेंगे, अब हम नीचे टोटल लेते हैं तो Na प्लस Nb हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास Na इधर ले लेते हैं, Na के बारे में Na प्लस Nb हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास काय A के बारे में बात हो गया, ठीक है। अब हम काय B के बारे में बात करें तो हमारे पास Nb अपॉन में Na प्लस Nb आ जाता है हमारे पास। ओके, ये आपको पता है, तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले बन जाते हैं, यही दो फॉर्मूले हमें काम आते हैं। अब इन दो फार्मूला को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या आ जाता है, मेरे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है, मेरे पास अगर इच्छा हो ना तो दोनों में से कोई एक फार्मूला यूज़ करके एक शॉर्टकट मेथड लगा सकता हूँ। अब वो शॉर्टकट मेथड क्या है ज़रा देख लो। अब इन दोनों को क्या करता हूँ, मैं एक साथ सॉल्व कर देता हूँ, यानी प्लस कर देता हूँ। मान लो काय ए को मैं काय बी के साथ क्या कर दिया, मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, इनको मैंने इसके साथ प्लस कर दिया। अब मैं इसको और इसको, इन दोनों को भी मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा, तो देखो क्या है, कुछ कॉमन आएगा, कुछ कट जाएगा, ठीक है। तो एन ए को मैं लिखूँ एन ए प्लस एन बी लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस मेरे पास एन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी आ गया मेरे पास, ठीक है। यह मैंने लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। हम इक्वेशन मान के भी कर सकते थे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमको ये मिला, या ऐड करके। अब हमारे पास ये मिल गया तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको प्लस करके हमने ए और बी को कॉमन ले लिया। इसका एलसीएम अगर ले तो हमारे पास एलसीएम लेने की ज़रूरत है, और लेने को लेंगे तो वही बात पड़ जाएगी। तो हमारे पास एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, डायरेक्ट करो मैं एन ए प्लस एन बी आ जाएगा, ये हमारे पास सेम आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम। तो ये आपस में कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, एक। अब एक आ गया ना, वन आंसर आ गया ना। अब देख लो, अब अगर आप का ए निकाल लेते हो तो वन में से आपका जितना भी का ए आया है ना, ठीक है, यानी मोल फ्रैक्शन फर्स्ट वाला जितना आया है उसको ना वन में से माइनस कर दो तो आपको का बी भी पता चल जाएगा। इसका बाकायदा हम लोगों ने फॉर्मूला लिखते हैं, स्पेस है नहीं यहाँ पे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ का ए प्लस का बी इक्वल टू 1 होता है। ये तो आप अच्छे से जानते हो ना, ये शॉर्टकट है। अगर आप लोगों ने एक निकाल लिया तो दूसरे निकालने की क्या ज़रूरत है, दूसरे को माइनस कर दो। अगर मान लो मैंने यहाँ से का ए निकाल लिया तो मैं क्या लिखूँगा, का ए इक्वल टू 1 माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो ये हमारा होता है। अब कितने भी आपके पास है ना, का ए का बी कितना, जैसे यहाँ पे बोल दूँ मेरे पास का ए है प्लस का बी है प्लस का सी है या प्लस का डी है, कितने भी आ जाए मेरे पास, कितने भी, लेकिन आएगा क्या, इसका वैल्यू 1 ही आएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना है हमारे पास, ठीक है। इसका मैंने 11th क्लास के मोल फ्रैक्शन में मैंने डिस्कस किया अच्छे से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डिस्कस देख सकते हो, बहुत अच्छे से बताया गया। अब हमने यहाँ तक तो बात कर ली, तो हमारे पास ये निकल गया। अभी हम एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, चलो ये हमने कर दिया। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद रख लेना, गिवन मास यानी मास कितना दिया हुआ है न, मोलर मास हमारे पास निकालना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ गिवन मास दिया रहेगा, मोलर मास क्या होता है,
ये कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड दे रहा होता है ना, उसका हम निकाल लेते हैं मोलर मास, तो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास उसी मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान सॉरी हमें ध्यान से पढ़ना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने कह रहा है बोथ कंपोनेंट। अब बोथ कंपोनेंट का मतलब है कि हमारे पास सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन में बोल रहा है मेरे पास कंटेनिंग 18 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज दे रखा है और 180 ग्राम वाटर दे रखा है। अब नो डाउट कि यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज़ आ जाता है कि वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाता है और ये हमारा ग्लूकोज क्या होता है, सॉल्यूट हो जाता है। ये हमें देखने से भी पता चल रहा है कि ये हमारे पास ज़्यादा मोड अमाउंट में, ये लेस अमाउंट में हमारे पास। तो हम गिवन लिख लेते हैं, इसी के बेसिस पे हमारे पास गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखते हैं, हमारे पास मास ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, C6H12O6 होता है। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोगों को। ये हमारे पास 18 ग्राम दे रखा है, तो सीधी सीधी बात हमारे पास क्या आता है, ये सॉल्यूट हो जाता है हमारे पास। ओके, मास ऑफ हमारे पास किसकी बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है। वाटर का फॉर्मूला तो जानते हो, इतना H2O होता है हमारे पास। तो ये मेरे पास 180 ग्राम दे रखा है, ये मेरे पास सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये चीज़ याद रखने का। अब हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन इन दोनों को प्लस कर दो, सॉल्यूशन पता चल जाएगा। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो सॉल्यूशन पता चल जाएगा। लेकिन क्या हमें लेने की ज़रूरत है, यहाँ पे हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी है। तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। किसका, हमारे पास फार्मूला जिसका हमारे पास का ए, अब ए हमारे पास ये बी ए है मान लेते हैं। ठीक है, हम जिस किसी को भी कुछ हम ये मानने की जगह C6H12O6 है ना, इसका फार्मूला ही लगा देते हैं हमारे लिए डायरेक्टली। ठीक है, तो पहले तो हम वो निकाल लेते हैं, क्या हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे निकालूँ या एक साथ ही निकाल लेता हूँ, इधर ही, एक मिनट। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने से क्या हो जाएगा, हमारे पास ज़रूरत है नंबर ऑफ मोल्स निकालने की। एक मोल फ्रैक्शन का है ना उन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, C6H12O6 ग्लूकोज का निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, उसका हमें C6H12O6 का ऐसे 180 होता है हमारे पास। अगर मोलर मास कैलकुलेट करोगे C×6 प्लस H×12 प्लस O×6 करोगे तो हमारे पास 12×6 प्लस 1×12, ये तो आता ही होगा 16×6, तो 72 प्लस 12 प्लस 96 के करीब आ गया। तो टोटल 180 U आ जाता है हमारे पास। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, 18 ग्राम मेरे पास दे रखा है, तो 180 हो गया, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/10 यानी 0.1 हमारे पास मोल आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, 0.1 मोल आंसर आ रहा है। ठीक है, 0.1 मोल आंसर आ रहा है। दूसरे वाले का ये ग्लूकोज का था हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर H2O 180 अपॉन में इसका तो 18 आ जाएगा सीधा सीधा। अगर H2O का लगाओगे H2O तो 1 2 प्लस 16 1×2 प्लस ये ऑक्सीजन है ना 16 2 प्लस 16 इजकल टू 18 ग्राम। हमारे पास ग्राम में ले लो, यू में ले लो, ग्राम 18, तो 18 आ गया, 18 से 18 कैंसिल, तो इसका 10 मोल आ रहा है हमारे पास, सीधी बात है 10 मोल्स।
तो हम जानते हैं काई ए काई बी का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम काई ए निकाल लेते हैं। एक निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। काई ए हमारे पास है एन ए वन में एन ए प्लस एन बी। ये हमारे पास क्या था ए, एक मिनट, किसको ये माने किसको भी माने, चलो इसको ये मान लेते हैं, ये मान लेते हैं इसको एन ए मान लेते हैं इसको, और एन बी इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। एन ए मेरे पास कितना दे रखा है, एन ए दे रखा है मेरे पास 0.1, एन ए 0.1 प्लस 10 दे रखा है। इसका टू हमारे पास सॉल्व कर लो, इसको करेंगे तो हमारे पास 0.1 अपॉन में इसको प्लस करोगे तो 10.1 आ रहा है। तो इधर 10 लगा दो, इधर भी 10 लगा दो, 10 से 10 से कैंसिल, 1 अपॉन में 101 आ के करीब आ रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन में 1 के करीब आ रहा है। इधर तो 10 होगा ना। एन ए कितना है हमारे पास, एक मिनट, किसका निकाला हमने, 2 का 10 मोल्स आ गया ना। हाँ, तो इसका हमारे पास इतना आ गया, तो इसका निकाल लो, कितना आ जाएगा, 101 है, डिवाइड कर लो, वरना मेरे पास क्या रहेगा, इजी पता किसको निकालना रहेगा हमारे पास, करना तो यही पड़ेगा। 10 अपॉन में 101 है हमारे पास, 100 हो गया। एक काम करते हैं, एन बी का निकालते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाएगा हमारे लिए एन बी का। तो हमारे लिए एन बी निकाल देते हैं, एन बी सॉरी काई बी 10 दे रखा है ना, तो एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी हो गया। मतलब अगर कहा जाए तो ये H2O का है हमारे पास। ठीक है, 10 अपॉन में कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस में 10 हो जाएगा, 200 लगा लो, 10 लगा लो तो हो जाएगा 100। इसको प्लस कर लो तो कितना आएगा, 101 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 0.99 आ जाता है। ठीक है, ये 0.99 आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कर ले तो। अब चाहे तो काई बी करके भी निकाल सकते हैं। काई बी का अगर देखा जाए तो हमारे पास, सॉरी काई ए का, तो हमारे पास कितना आता है, एन ए उनमें एन ए प्लस एन बी आ गया हमारे पास। तो 0.1 अपॉन में एन ए 0.1 प्लस 10, तो हमारे पास 1 अपॉन में 101 आ जाता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने अभी किया था ना इसलिए। तो मेरे पास ये कितना निकल जाता है अप्रोक्सीमेट अगर कहा जाए तो हमारे पास ये कितने के करीब निकल जाता है। हमारे पास अगर बोले 0.1 के आसपास आएगा ये। ठीक है, 0.1 के आसपास। ये दूसरा जो फॉर्मूला था ना हमारा, काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 वाला, ये फार्मूला भी लगाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आंसर आ जाता है। अब हम करेंगे क्या, मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। अब हमारे पास मोलैरिटी की बात करते हैं। मोलैरिटी की अगर बात करें ना, तो ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसलिए हम इस पर कम से कम एटलीस्ट 3 स्टार तो लगाएंगे ही। ठीक है, स्टार लगा के तो हम तो बताते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए मेनली। तो मोलैरिटी को हम मोलर कंसंट्रेशन भी कह देते हैं, जिसको हम कैपिटल एम से और सी से डिनोट किया जाता है मेनली। इसका हमारे पास अगर डेफिनेशन अगर देखा जाए, यानी स्टेटमेंट देखा जाए, तो हमारे पास क्या आता है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन में हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ मेनली चेक किया जाता है। तो इसी से हमारे पास रिलेटेड फार्मूला भी आ जाता है। इसका हमारे पास अगर एसआई यूनिट देखा जाता है, यानी कि यूनिट देखा जाए, एसआई यूनिट नहीं यूनिट, तो मोल लीटर इनवर्स, और एम कैपिटल एम से भी नोट कर देते हैं। तो मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि इसको हम वॉल्यूम में यानी लीटर में या मिलीलीटर में नापते हैं। अब वॉल्यूम और लीटर की बात करें तो हमारे पास जाते हैं कि 1 लीटर इजकल टू हमारे पास कितना होता है, 1000 ठीक है मिलीलीटर होता है। ये चीज़ हम जानते हैं। इस चीज़ का हमारा क्योंकि यूज़ होने वाला है, ये देखो यहाँ पे यूज हुआ है ना हमारे पास, तो बाकायदा ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है कि इस फार्मूले हमने लिखा है कि मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
जो कि हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना हमारे पास सॉल्यूट है, नहीं कि मोल्स है हमारे पास, ये भी डिपेंड करता है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी लीटर में नापेंगे तो हम एज इट इज़ ऐसे, लेकिन वही मिलीलीटर में करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से हम डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। तो क्योंकि 1 लीटर में 1000 हमारे पास मिलीलीटर होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास अगर देखा जाए तो ये होता है 2 फार्मूले, एक ये फार्मूला बन जाता है हमारे पास, एक ये फार्मूला बन जाता है बाकायदा। मैं ज़्यादा प्रेफर ये इस फार्मूले को करता हूँ मिलीलीटर वाले को, ठीक है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। और ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जनरली 11th क्लास का तो फिक्स है, 12th क्लास में भी आता ही है हमारे पास। अब इसमें हमारे पास 2 नोट पॉइंट लिखेंगे। अब ये नोट पॉइंट जो है ना आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए इस नोट पॉइंट पे। अब नोट पॉइंट कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमारा क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। यानी हैंस मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज़ कर जाएगा। यानी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ सॉल्यूशन का तो मेरे पास क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। और मोलैरिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये दिखाएगा यहाँ पर बस कि वॉल्यूम ऑफ हमारे पास वॉल्यूम अगर हमारे ने इंक्रीज़ कर दिया तो टेम्परेचर तो वो कहता है इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इसको दिखाया कि मोलैरिटी हमारे पास, मोलैरिटी जो होगा हमारे पास वॉल्यूम अगर इंक्रीज़ करते हैं या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाती है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया हमारे पास। वही दूसरा नोट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है, अगर इसी सेम सॉल्यूशन में अगर मोलैरिटी की इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास क्या आता है, m1v1 = m2v2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाता है हमारे पास। क्यों? क्योंकि नीट एग्ज़ाम में ना, नीट और जेई में ना यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। नीट में और जेई एग्ज़ाम में हमारे पास जनरली क्वेश्चन आता ही है। अगर आप PYQ क्वेश्चन करते हो ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, एक आध तो क्वेश्चन मिल जाएगा, इस सॉल्यूशन चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए आगे भी यूज़ होने वाला है इसका, क्योंकि ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन नापने के लिए हमारे पास, क्योंकि 4 चीज़ दे रखी है, आप मान लो जो 4 चीज़ में से कोई 3 चीज़ दे रखी है आपको, तो चौथी चीज़ तो आप अपने आप निकाल लोगे, तो वही चीज़ हो जाती है। तो m1 m2 हमारे पास मोलैरिटी हो जाता है डिफरेंट वॉल्यूम के हिसाब से, हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से वॉल्यूम भी हमारे पास डिफरेंट है, v1 v2। तो यही हमारे पास कुछ इस तरीके से ये आ जाता है हमारे पास। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो करते हैं, इसके बाद हम मोलैरिटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी भी न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सबसे पहले नोट डाउन करिए ऊपर से नीचे तक, कुछ समझना है तो कमेंट बॉक्स तो आपको पता ही, आप ही लोगों के लिए भर दीजिए, ठीक है। तो क्या कहूँगा, पहले नोट डाउन करो फिर कुछ बात करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है मोलैरिटी का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे, देखो ये पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर हम सॉल्व करेंगे। यानी कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, ठीक है, ऑफ एन एक्वस NaOH, यानी NaOH के हमारे पास कॉस्टिक सोडा है, हमारे पास ये चीज़ दे रखा है। 1500 ml हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, उसमें हमारे पास 8 ग्राम हमारे पास क्या दे रखा है, कॉस्टिक सोडा दे रखा है। अब 8 ग्राम हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे लिए सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। बाकायदा इसको हम अलग करके ही लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो गिवन हमारे पास दे रखा है, तो गिवन मास मेरे पास कितना हो गया, मास ऑफ NaOH, ठीक है, मास ऑफ NaOH इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, 8 ग्राम हो गया, मेरे पास सॉल्यूट की बात कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ये हो गया। अब मेरे पास मैं फॉर्मूला लगाऊँ मोलैरिटी का, उससे पहले मैं क्या करता हूँ, NaOH का ना मैं मोलर मास निकाल के इसका मैं वो निकाल लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं मोलर मास निकाल लेता हूँ NaOH का, उसके हिसाब से मैं क्या निकाल लूँगा, हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, ठीक है, 8 ग्राम का, यानी कि NaOH का। तो मेरे पास Na + O + H दे रखे, यानी कि हमारे पास 23, ये मास नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, 16 + 1 हो गया, तो हो गया मेरे पास 24, 6 30 40, 40 U या हम G लिख लेते हैं, पता है ना। तो हमारे पास यहाँ पे मिली बात होती है इसकी, तो हम यहाँ पे मिलीग्राम की बात करते हैं, तो इसको हम देख लेंगे जो भी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, यानी अगर जिसकी बात करूँ तो NaOH की बात कर रहा हूँ, यानी सॉल्यूट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात करूँ। तो मेरे पास कितना आ गया, 8 ग्राम दे रखा है, 40 हो गया, 8 पंचे 40, 8 5 जो 40 हो जाता है, 5 यानी 1.5
1/5 सॉरी, तो 5 2 जा 10 यानी 0.2 आंसर आ रहा है मेरे पास, 0.2 मोल। ठीक है, 0.2 मोल आ रहा है मेरे पास। ठीक है मैं मोलैरिटी का फार्मूला लगाऊँ, मेरे पास सॉल्यूशन दे रखा है किसमें, मिलीलीटर में दे रखा है, तो मैं 1000 वाले का यूज़ करूँगा। मोलैरिटी इजकल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट की मेरे पास क्या दे रखा है, NaOH इंटू 1000, क्योंकि मिलीलीटर में दे रखा है ना, इसलिए। अगर नहीं भी दे रखा तो मैं कन्वर्ट कर लेता लीटर को। ठीक है, और मेरे पास क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है ये मेरे पास 0.2 है, मेरे पास 1000 तो दे यही रखा है मेरे पास, ये मेरे पास कितना है, 1500 दे रखा है। ठीक है, 1500 है ना, हाँ ठीक है, 1500 दे रखा है। तो 0 से 0 कैंसिल, इसको भी उड़ाया मैंने, यहाँ लगाया है, ये 0 से 0 कैंसिल, तो मेरे पास कितना आएगा, 2/15। अगर मैं इसको काट दूँ, 2 से तो कटेगा नहीं ना, 2 से नहीं कटेगा, तो इसको 15 2 जा 15 1 जा 15, तो मेरे पास 0 ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे पास 0 पॉइंट समथिंग, मेरे पास 0.15 2 जा तो नहीं होगा, 15 1 जा 15, तो 1.33 के करीब आंसर आ जाएगा, कुछ 33 हम डी के एम मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आंसर आ जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, मोलैरिटी था। अब हम क्या करेंगे, मोलैलिटी के बारे में बात करेंगे, वो भी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, और आज का हमारा वो लास्ट टॉपिक होता है। सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए आप, फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है मोलैलिटी, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको मोलैलिटी को मोलर कंसंट्रेशन भी कह देते हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पर भी हम 3 स्टार मार्क तो लगाएंगे ही एटलीस्ट। तो ये क्या कह रहा है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स के सॉल्यूट की तो इसमें भी बात हो रही है, लेकिन उसमें हम सॉल्यूशन के प्रेजेंस में बात कर रहे थे, इसमें हम सॉल्वेंट के प्रेजेंस में बात करेंगे। ये चीज़ हमारे पास डिफरेंट है। ठीक है, आप मोलैरिटी और मोलैलिटी में देखोगे ना, तो मोलैरिटी में हमारे पास सॉल्यूशन की बात होती है, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात होती है। इसका हम केजी में बात करते हैं, पर केजी में, इसमें हमारे पास मोल केजी इनवर्स इसका हमारे पास यूनिट आ जाता है। अब इसमें हमारे पास देखो हर चीज़ सेम है, बस हमारे पास सॉल्वेंट इन ग्राम में हमारे पास, उनमें केजी में आ जाता है। उसमें हमारे पास मोलैरिटी में क्या हो जाता है, तो वो हमारे पास किस में होता था, वो हमारे पास लीटर में हुआ करता था और मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास बाकायदा फार्मूला हो जाता है इसका, तो इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए। इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और एक स्टेटमेंट यहाँ आ जाता है जो कि हमने नोट पॉइंट में देखा था पिछले बारे में भी, यानी मोलैरिटी में भी देखा था, हम मोलैलिटी में भी देखते हैं। अब यहाँ देयर इज़ अ नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब हम टेम्परेचर अगर इनकी हमारे पास टेम्परेचर ऑन द मास ऑफ सॉल्वेंट हम अब अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर दे तो हमारे पास हैंस क्या होता है, मोलैलिटी हमारे पास सॉल्यूशन रिमेन अनचेंज्ड, कोई बदलाव नहीं आता। अगर मैं अगर टेम्परेचर कम कर दूँ ज़्यादा कर दूँ तो कोई बदलाव नहीं आता। नहीं इसमें हमारे पास उसमें बदलाव क्यों आता था, इसमें तो हमारे पास ग्राम में है ना, ग्राम में है फिर भी कोई नहीं, लेकिन हमारे पास मोलैरिटी में चेंज नहीं आता। ये चीज़ आपको याद रखना है, कोई चेंज नहीं होगा, रिमेन्स सॉल्यूशन अनचेंज्ड, हमारे पास कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मोलैलिटी हो जाता है। इससे रिलेटेड हम आज एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम एंड करेंगे आज। यहाँ पे हम मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है मोलैलिटी का, इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH दे रखा है हमारे पास सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन दे रखा है, याद रखो हमें सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन दे रखा है ना, तो सॉल्वेंट की ज़रूरत है, तो क्या फ़ायदा है इसका देने का, नहीं ना। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सॉल्यूट दे रखा है, तो सॉल्यूट में से हम सॉल्यूशन को माइनस कर देंगे तो हमारे पास सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो यही काम करने वाले हैं मेनली। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन हमारे पास मास ऑफ, हमारे पास किसका दे रखा है, हमारे पास एसिटिक एसिड ना, हमारे पास मास ऑफ, हमारे पास क्या ले लेते हैं, पहले नहीं मास ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमारे पास कितना दे रखा है 2300, यानी कि 2300 ग्राम हमारे पास दे रखा है। तो मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट दे रखा है, तो इसको हमारे पास 300 ग्राम दे रखा है। ठीक है, 300 ग्राम, इसको माइनस कर दो, मास ऑफ हमारे पास क्या निकल जाएगा, सॉल्वेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो निकल जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सीधा 2000 ग्राम हमारे पास निकल जाता है।
ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, पहले मोलर मास निकालते हैं CH3COOH का। CH3COOH हमारे पास दे रखा है, इसका निकाल लेते हैं। C+H×3 प्लस C+O+O+H दे रखा है हमारे पास। तो 12 + 3 + 12 + 16 + 16 + 1 कितना हो जाएगा? 12 12 24 + 16 16 32 प्लस 2 3 1 4 4 हो गया हमारे पास। 4 4 2 6 6 4 10 0 आ गया। 3 तो 5 1 6 आ गया। 60U और हमारे पास 60 ग्राम में जनरली ले लेते हैं हमारे पास, तो ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ऐसे करके लिखते हैं, N = CH3COOH करके लिख लेते हैं। इसकल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? गिवन कितना दे रखा है हमारे पास? गिवन हमारे पास 300 दे रखा है, ठीक है। अपॉन में हमारे पास 60 है, 0 से 0 6 5 30 5 मोल आंसर निकल गया इसका हमारे पास, 5 मोल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, मोलैलिटी का, ठीक है। फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे तो वेट वाला लगाते हैं, तो हमारे पास ये कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, इंटू हमारे पास 1000 दे रखा है। ये ग्राम में है ना, तो 1000, हाँ। अब हमारे पास टोटल सॉल्वेंट कितना निकल गया? 2000, ठीक है। 0 0 0 0 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 5/2 आ गया, 5/2 आ गया। इसका हाफ कर देंगे, कितना आ जाता है? 2 से करेंगे तो हमारे पास, डिवाइड कर दो इसको, 5 2 जा 10, ठीक है। 2.5 हमारे पास m निकल जाता है ना, आई थिंक ये हमारे पास आंसर आ जाता है। इसको हम और करके लिखे तो मोल है ना, हाँ, मोल किलोग्राम इनवर्स में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास यूनिट हो जाती है। तो मोलैलिटी कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, मतलब जो हमने कवर किया, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको ये लेक्चर आज का कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप लोग ना, देखो, चैनल पे नए होना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। नीट और जेई और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारा चैनल अगर कहा जाना बाकायदा बेस्ट चैनल माना जाएगा। अब कैसे बेस्ट चैनल है? तो क्योंकि हम फीचर्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। हम आने वाले टाइम में तो बहुत कुछ लेके आने वाले ही हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों का सपोर्ट मिले ना तो हम बहुत कुछ करेंगे। सबसे पहले तो बोर्ड बड़ा करेंगे हम अपना, ठीक है। बोर्ड काफ़ी छोटा है हमारा, तो स्पेस कम पड़ जाता है कभी कभी हमें लिखते लिखते। और बायो भी जल्द ही, किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था, आप ना बोर्ड पे अपने स्टाइल में अपने तरीके से बायो इस पर पढ़ाओ, ठीक है। तो मैं बायो भी इस पर ही लेके आने वाला हूँ बोर्ड पे, कुछ टाइम दे दो, ठीक है। अब मैं कभी कल डिमोटिवेट हो जाता हूँ, होना नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि क्यों हो जाता हूँ इसका रीज़न है, हाँ, रीज़न तो आप ही लोग हो, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लेक्चर बनाते हैं, यानी कि जनरली मैं लेक्चर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपकी तरफ से कुछ सपोर्ट नहीं मिलता है ना, कुछ मतलब लाइक्स नहीं आते, सब्सक्राइब नहीं आते, थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो जाता कभी कल, ठीक है। कभी कल गुस्सा आ जाता है कि भाई यार इतना हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे हेल्प नहीं कर रहे हैं हमारी, क्यों? आप पेड जो कोर्स खरीद के पढ़ते हो उससे तो अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, उससे अच्छा तो मैं करवा ही रहा हूँ, एटलीस्ट प्रॉपर नोट्स दे रहा हूँ मैं आपको बाकायदा, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे, वहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। नहीं भी जुड़े हो तो टारगेट इजूडेमी ऑफिशियल डालोगे आप उस पर, तो आ जाएगा हमारे जो इजूडेमी, हमारे पास टारगेट इजूडेमी, ठीक है, डालोगे ऑफिशियल तो आपको टेलीग्राम पे इसका पूरा मिल जाएगा। और उसके फाइल वाले सेक्शन पे जाके देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा PDFs नोट्स ये सब बहुत सारे लेक्चर के रेगुलर नोटिफिकेशन जो लिंक होते हैं सारे वहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। इसलिए ज्वाइन कर लो जल्दी वहाँ पे। चलो हम फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।